नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि वही सफर जिसे हम हंसी खुशी, दोस्तों की महफिल और जिंदगी की यादगार लम्हों के लिए शुरू करते हैं, वही सफर अगर हमारी जिंदगी का सबसे भयानक, सबसे डरावना और सबसे दर्दनाक किस्सा बन जाए तो क्या होगा? सोचकर ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है ना? आज की हमारी कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। कुछ दोस्तों की कहानी। ये दोस्त अपने सपनों की गोवा रोड ट्रिप पर निकले थे। उनके लिए यह ट्रिप सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि उन हंसी मजाक, उन गीतों और उन यादों का हिस्सा था जो जिंदगी भर उनके दिल में बसी रहनी थी। लेकिन दोस्तों, हर सफर वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। किस्मत कब हमारी मुस्कान छीनकर उसे सन्नाटे और खामोशी में बदल दे, कोई नहीं जानता। इन्हीं दोस्तों ने भी सोचा था कि गोवा की सड़कें, समुद्र की लहरें और रात की पार्टी उनके दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर उन्हें ऐसे अंधेरों में ले जाएगा जहां गाड़ियों की हेडलाइट्स भी डर से कांप जाएं, जहां सन्नाटा इतना गहरा हो कि अपनी ही सांसों की आवाज किसी अनजान छाया की फुसफुसाहट लगे, जहां हर मोड़ पर मौत उनकी घात लगाए बैठी हो, और जहां रात सिर्फ रात नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक जाल बन जाए जिससे निकलना नामुमकिन हो। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए चलते हैं इस खतरनाक और डरावने सफर पर, जहां हर कदम आपको सिहरन से भर देगा और हर मोड़ आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। गोवा रोड ट्रिप, एक खौफनाक सफर। साल 2012, मई का महीना। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए 4 दोस्त, आकाश, रोहित, स्नेहा और कुणाल, कॉलेज की आखिरी गर्मियों को यादगार बनाने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। सभी अपने घरों में पढ़ाई और नौकरी की तैयारी में फंसे हुए थे। लेकिन कुणाल ने अचानक कहा, दोस्तों, क्यों ना हम एक रोड ट्रिप करें? जिंदगी भर कॉलेज याद रहेगा, लेकिन अगर अब भी कुछ पागलपन नहीं किया तो बाद में बस ऑफिस और जॉब ही रह जाएगी। आकाश की आंखें चमक उठी। रोड ट्रिप? बढ़िया आइडिया है। डेस्टिनेशन कहाँ? स्नेहा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, गोवा, जहां जाने का सपना हर स्टूडेंट देखता है। रोहित, जो हमेशा व्यावहारिक था, बोला, भाई, दिल्ली से गोवा तक का सफर आसान नहीं है। हजारों किलोमीटर हैं, टाइम और खर्च लगेगा। कुणाल ने जोर से कहा, यही तो असली मजा है। गाड़ी मेरी है और रास्ता हमारा। होटल में रुकेंगे या कार में, फर्क नहीं पड़ता। असली एडवेंचर तो रोड ट्रिप का है। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद सबने हंसी और जोश के साथ हाँ कहा। गोवा रोड ट्रिप तय। कुछ ही दिनों में योजना पूरी हो गई। कुणाल ने अपनी सफेद एसयूवी तैयार की। आकाश ने हाईवे और रास्तों का मैप तैयार किया। रोहित ने खर्च का हिसाब रखा। स्नेहा ने खाने पीने का पूरा इंतजाम किया। सुबह सुबह बैग पैक किए गए। चारों ने गाड़ी में बैठकर कहा, यह सफर हमारी जिंदगी का सबसे यादगार होगा। जैसे ही गाड़ी दिल्ली की भीड़ भाड़ से बाहर निकली, खुली सड़क और हवा में घुली खुशबू ने सबको रोमांचित कर दिया। म्यूजिक सिस्टम में गाने बज रहे थे, कभी रोमांटिक, कभी पार्टी वाले। चारों के चेहरे पर सिर्फ खुशी और आजादी का नशा था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों के बीच अनहोनी की छाया छुपी होती है। शाम ढलते ढलते वे महाराष्ट्र की सीमा तक पहुंचे। सड़क सुनसान हो गई थी, चारों ओर घने जंगल। तभी उनकी कार के सामने अचानक एक काला कुत्ता आकर बैठ गया। लाल आंखें जो जैसे चेतावनी दे रही हों। कुणाल ने हॉर्न बजाया, लेकिन कुत्ता हिला तक नहीं। आकाश ने मजाक में कहा, यह हमें रोक रहा है, कहीं कह रहा हो आगे मत जाना। स्नेहा का चेहरा हल्का सा उतर गया। उसने धीरे से कहा, यह अच्छा संकेत नहीं है। रोहित हंसते हुए बोला, तू भी अंधविश्वास करने लगी? चलो चलो, टाइम खराब मत करो। कुणाल ने जोर से हॉर्न मारा। कुत्ता धीरे धीरे किनारे चला गया, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें जैसे चेतावनी दे रही थीं। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन माहौल अचानक भारी और खौफनाक हो गया। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कोई कुछ कह नहीं सका। बातों और यहीं से शुरू होता है उनका खौफनाक और डरावना सफर, जहां सड़कें, जंगल और रात के अंधेरे में कुछ ऐसा इंतजार कर रहा है जिसे देखकर रूह कांप उठेगी। जैसे ही रात गहराई, जंगल के बीचों बीच सड़क अचानक सुनसान और अंधेरी हो गई। चारों दोस्तों की हंसी ठिठोली धीरे धीरे कम होने लगी। सिर्फ उनकी गाड़ी की रोशनी और हवा में सरसराती पत्तियों की आवाज सुनाई दे रही थी। स्नेहा ने धीरे से कहा, भाई, थोड़ा धीरे चलाओ, रास्ता अजीब सा लग रहा है।
आकाश ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक मत बन, जंगल ही सुनसान है, मजे करो। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, कार का म्यूजिक सिस्टम अपने आप बंद हो गया। सभी सन्न रह गए। रोहित ने चेक किया, सिस्टम सही था, लेकिन स्क्रीन पर अचानक लाल शब्द चमक उठे, टर्न बैक, डोंट गो अहेड। चारों के हाथ ठंडे पड़ गए। स्नेहा की आंखें फैल गईं। क्या ये लिखा सच में हमारी कार में? उसने कांपते हुए पूछा। कुणाल ने खुद को शांत किया, कोई तकनीकी खराबी होगी, डरना क्या। लेकिन हवा में अचानक ठंडी और अजीब सनसनाहट फैल गई। पेड़ों की शाखाएं जैसे उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही हों। सड़क के किनारे हल्की सी हलचल हुई। स्नेहा ने चीखते हुए कहा, देखो कोई खड़ा है। आकाश ने फ्लैशलाइट ऑन किया। ये तपसनी कमेंट किया। सड़क के किनारे सफेद साड़ी पहनी औरत खड़ी थी, चेहरा अंधेरे में गायब, सिर्फ साड़ी और हाथ दिख रहे थे। वह धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। कुणाल ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन औरत वहां से हटी नहीं। जैसे ही कार पास गई, वह अचानक गायब हो गई। चारों की सांसें अटक गईं। रोहित ने धीरे से कहा, तुमने देखा, ये असली है। स्नेहा ने सिर हिलाया, हाँ, और अब मुझे डर लग रहा है। जैसे ही वे कुछ दूरी आगे बढ़े, वही औरत फिर उनकी गाड़ी के सामने खड़ी थी। कुणाल ने डरते हुए ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई। चारों दोस्तों की धड़कनें बढ़ गईं। हवा ठंडी और गहरी हो गई और चारों के चारों तरफ अजीब सी चमकदार परछाइयां फैल गईं। आकाश ने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। स्क्रीन पर चमके लाल शब्द, गो बैक और स्टे फॉरएवर। चारों को समझ आ गया कि यह सिर्फ मजाक या तकनीकी खराबी नहीं है। सफर अब सिर्फ रोड ट्रिप नहीं, बल्कि डर और अनहोनी का सफर बन चुका था। सन्नाटा, ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट। यह रात अब मजे और मस्ती की नहीं, बल्कि डर की असली शुरुआत थी। गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट और बाहर की ठंडी हवा। स्नेहा कांपती आवाज में बोली, हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। लेकिन आकाश ने जिद की, नहीं, अब इतने दूर आ चुके हैं, अगर डर कर वापस लौटेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। कुणाल ने गहरी सांस ली, ठीक है, लेकिन पास में कोई होटल दिखा तो वहीं रुकेंगे। करीब आधे घंटे बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना ढाबा जैसा होटल दिखा। बोर्ड पर लिखा था, होटल सागर विला लॉजिंग एंड फूड। गाड़ी जैसे ही पार्क हुई, होटल का नजारा उन्हें और बेचैन कर गया। बिल्डिंग जर्जर थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। बाहर कोई आदमी नहीं दिख रहा था। रोहित ने धीरे से कहा, यार, ये तो किसी हॉरर फिल्म का सेट लग रहा है। फिर भी वे हिम्मत करके अंदर चले गए। अंदर जाते ही धूल, सड़न और नमी की बदबू से सबका दम घुटने लगा। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें गहरी, चेहरा झुर्रियों से भरा और आवाज बेहद धीमी। उसने बिना देखे कहा, 4 कमरे चाहिए। कुणाल ने कहा, नहीं, बस एक रूम चाहिए। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसके पीले दांत साफ दिख रहे थे। उसने एक पुरानी लकड़ी की चाबी मेज पर रख दी और कहा, 3रा कमरा, लेकिन खिड़की मत खोलना, कभी भी नहीं। उसकी आवाज में अजीब डर था। चारों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। कमरा जर्जर और गंदा था। पुराने बिस्तर, टूटी अलमारी और दीवारों पर फफूंदी। लेकिन थकान इतनी थी कि सबने जैसे तैसे सामान रख दिया। स्नेहा बार बार खिड़की की ओर देख रही थी। वहां से सिर्फ जंगल और अंधेरा दिखाई दे रहा था। रोहित ने कहा, चलो यार, थोड़ा सो जाते हैं, सुबह निकलेंगे। सब बिस्तर पर लेटे, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। हवा भारी लग रही थी और अचानक खिड़की पर ठक ठक की आवाज आई। स्नेहा डर के मारे चीख उठी, कोई खिड़की पर है। आकाश ने हिम्मत करके खिड़की की ओर देखा और वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, खून से लथपथ, आंखें पूरी सफेद, इसे नतसिस मसेद और होंठ फटे हुए। उसने खिड़की पर हाथ मारते हुए फुसफुसाया, कमरा खोलो, मुझे अंदर आने दो। चारों ने चीखते हुए खिड़की पर पर्दा डाल दिया, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चाबी गायब हो गई। कमरे की लाइट बार बार जल बुझ रही थी। रोहित डर के मारे कांपते हुए बोला, ये होटल, ये जगह, सब पहले से प्लान किया हुआ लगता है।
कुणाल ने चिल्लाकर कहा, हमें यहां से भागना होगा। तभी रिसेप्शन वाला बूढ़ा आदमी कमरे के दरवाजे के बाहर से बोला, मैंने कहा था खिड़की मत खोलना, अगर खोल दी तो कोई भी सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। चारों दोस्तों की हालत खराब हो गई। उनके लिए यह रात अब मौत और डर के खेल में बदल चुकी थी। कमरे की हवा और भी भारी हो चुकी थी। चारों दोस्त कुणाल, स्नेहा, आकाश और रोहित बिस्तर के कोनों में दुब के बैठे थे। बाहर से सफेद साड़ी वाली औरत की आवाज बार बार गूंज रही थी, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। उसकी आवाज कभी मीठी लगती, कभी इतनी भयानक कि कानों से खून टपकने लगे। कमरे की दीवारों से औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई देने लगीं। कभी रोने की आवाज, कभी हंसी और कभी किसी के गले दबाने की कर्कश ध्वनि। स्नेहा अपने कान बंद करके चीखने लगी, बस करो, कोई हमें यहां से निकालो। आकाश ने गुस्से में दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल तक नहीं रहा था, मानो किसी ने उसे बाहर से लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया हो। खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा और धूल कमरे में भर गई और उसी के साथ वह सफेद साड़ी वाली औरत अंदर आ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर सूखा खून और आंखें बिल्कुल बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रही थीं। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और बोली, तुम सब यहां क्यों आए? क्या तुम्हें पता नहीं यह होटल किसका है? कुणाल कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत की चीख कमरे में गूंज उठी, मैं वही हूं जिसे इस होटल ने निगल लिया। मैं मर चुकी हूं, लेकिन हर रात नई रूहें अपने साथ ले जाती हूं। रोहित ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की। उसने पास पड़ी कुर्सी उठाई और औरत पर फेंकी, लेकिन कुर्सी उसके आर पार चली गई और उसी पल औरत ने रोहित का गला पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। रोहित चीखता रहा, लेकिन उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं और शरीर नीला पड़ गया। स्नेहा रोते हुए चिल्लाई, उसे छोड़ दो प्लीज। लेकिन औरत ने दहाड़ते हुए कहा, एक आत्मा तो मुझे चाहिए ही, बाकी 3 बाद में। रोहित का शरीर ढीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थीं। इनो चीखते हुए दरवाजे की ओर दौड़े और चमत्कार हुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। वे होटल के अंधेरे गलियारों से भागते हुए बाहर की ओर निकले, लेकिन हर दीवार पर खून से लिखा दिख रहा था, कोई यहां से जिंदा नहीं जा सकता। बाहर पहुंचते ही देखा, गाड़ी गायब थी, सिर्फ सूना मैदान और चारों तरफ घना जंगल। सफेद साड़ी वाली औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह हंस रही थी, तुम भाग नहीं सकते, अब ये जंगल तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा। होटल के दरवाजे से बाहर निकलते ही तीनों दोस्त कुणाल, स्नेहा और आकाश अंधेरे जंगल में भागते चले गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, पैरों में कांटे चुभ रहे थे, मगर डर इतना गहरा था कि दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो वह सफेद साड़ी वाली औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था, मानो हड्डियों पर बस खाल का एक परत चिपका हो। उसकी हंसी हवा को चीरती हुई कानों में गूंज रही थी। जंगल बेहद घना था, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, झींगुरों की आवाज और बीच बीच में किसी अनजान जानवर की गुर्राहट। लेकिन अचानक सब शांत हो गया, इतनी गहरी चुप्पी कि दिल की धड़कनें तक सुनाई देने लगीं। स्नेहा कांपते हुए बोली, ये कैसा जंगल है? यहां पंछियों की आवाज तक नहीं आ रही। कुणाल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डरो मत, हमें चलते रहना होगा, अगर रुक गए तो वो हमें पकड़ लेगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उन्हें लगा कि पेड़ कुछ बोल रहे हैं। पत्तों की सरसराहट से साफ शब्द सुनाई दिए, भागो मत, तुम भी यहीं के हो जाओगे। आकाश चीख पड़ा, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? पेड़ों से और आवाजें आने लगीं। यह जंगल उनका घर है, जिनकी मौत अधूरी रही। जो यहां आता है कभी वापस नहीं जाता। अचानक कुणाल की नजर एक विशाल बरगद पर पड़ी। उसकी शाखाओं से सैकड़ों लाशें लटकी हुई थीं, कुछ सड़ी गली, कुछ अधजली और कुछ बिल्कुल ताजा।
उन लाशों की आंखें खुली हुई थीं और वे तीनों को घूर रही थीं। एक लाश की गर्दन मुड़कर बोली, तुम भी यहां लटकने वाले हो। स्नेहा की चीख से जंगल गूंज उठा। वह रोते हुए कुणाल से लिपट गई। मुझे घर जाना है, मैं मरना नहीं चाहती। अचानक जंगल की जमीन हिलने लगी। टूटे पेड़ों के बीच से एक बूढ़ा साधु निकल आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कांपती आवाज में कहा, यह जंगल शापित है। सदियों पहले यहां तांत्रिकों ने बलि दी थी। जो भी यात्री इस रास्ते से गुजरता है उसकी आत्मा यहां कैद हो जाती है। वो औरत उसी बलि की अधूरी रूह है। कुणाल ने घबराकर पूछा, तो हम यहां से कैसे निकलें? साधु ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, निकलने का एक ही रास्ता है, तुम्हें किसी एक को बलि देना होगी। केवल तभी बाकी दो की जान बच सकती है। यह सुनते ही सन्नाटा छा गया। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे, आंखों में आंसू, चेहरे पर डर और दिल में सवाल। आखिर किसकी बलि दी जाएगी? सफेद साड़ी वाली औरत फिर से पेड़ों के पीछे दिखी। वह हंसते हुए बोली, जल्दी फैसला करो, वरना तीनों की आत्माएं यहीं कैद हो जाएंगी। जंगल की हवा ठंडी होती जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा और बीच में तीन दोस्त, कुणाल, स्नेहा और आकाश। साधु की बात कानों में गूंज रही थी, केवल बलि देने से ही मुक्ति मिलेगी। सफेद साड़ी वाली औरत पास खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी, मानो उसे पता हो कि अब कोई न कोई जरूर मरेगा। स्नेहा कांपते हुए बोली, नहीं, मैं अपने दोस्तों को मरते नहीं देख सकती। हम सब मिलकर कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन आकाश चीख पड़ा, और अगर रास्ता न मिला तो? क्या तू चाहती है कि हम तीनों यहीं सड़कर इन पेड़ों पर लटक जाएं? उसकी आंखें डर से लाल हो चुकी थीं। वह धीरे धीरे कुणाल की ओर देखने लगा। कुणाल, हमें कोई तो कुर्बानी देनी ही होगी, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। कुणाल ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। क्या मतलब है तेरा? क्या तू चाहता है कि मैं स्नेहा को मार दूं? वो हमारी दोस्त है। पेड़ों के पीछे खड़ी औरत की हंसी गूंज उठी। हाँ, यही तो मैं चाहती हूँ। दोस्ती, प्यार सब भूल जाओ। मौत का खेल खेलो, एक मरेगा, बाकी जिएंगे। उसकी आवाज ऐसी थी कि दिल की धड़कनें कांप उठीं। स्नेहा रोते हुए दोनों के बीच में आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं, मैं तुम्हें एक दूसरे को मारने नहीं दूंगी। अगर बलि देनी है तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये कहते ही उसने पेड़ों की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन कुणाल ने उसे कसकर पकड़ लिया। पागल हो गई है क्या? मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। आकाश चीखते हुए बोला, अगर तू नहीं मानेगा तो मैं खुद उसे धक्का दे दूंगा। कुणाल और आकाश आपस में उलझ गए। दोनों धक्का मुक्की करने लगे। जंगल में जमीन हिलने लगी, पेड़ झूमने लगे। और वह औरत चिल्लाने लगी, जल्दी करो वरना सबकी मौत होगी। इसी अफरा तफरी में आकाश ने अचानक कुणाल को धक्का दिया। कुणाल का सिर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। खून बहने लगा। औरत की आंखों में चमक आ गई। हाँ, यही बलि है। स्नेहा जोर जोर से रोने लगी। नहीं नहीं आकाश, तूने ये क्या कर दिया? हमने तो वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो साथ रहेंगे। आकाश हांफते हुए बोला, मैं मजबूर था, वरना हम सब मर जाते। सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे कुणाल के पास आई। उसका झुका हुआ चेहरा कुणाल के लहूलुहान चेहरे पर आया और उसने कहा, अब इसका खून मुझे मिलेगा और तुम दोनों आजाद हो जाओगे। लेकिन तभी कुणाल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें अब भी चल रही थीं और उसने खून से भीगे होंठों से कहा, बलि अभी पूरी नहीं हुई है। जंगल में हवा और भी भारी हो चुकी थी। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें जोर जोर से हिला रहा हो। सफेद साड़ी वाली औरत के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई थी। कुणाल जमीन पर लहूलुहान पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने खून से सनी उंगलियां उठाकर आकाश की ओर इशारा किया। बलि तू देगा आकाश, मैं नहीं। औरत अचानक चीख पड़ी। चुप, बलि पूरी हो चुकी है। मैंने खून ले लिया है, अब तुम दोनों आजाद हो। लेकिन तभी कुणाल की टूटी फूटी आवाज गूंज उठी, नहीं, मेरा खून अधूरा है। अभी मैं जिंदा हूं। सचमुच की बलि तभी होगी जब मेरी सांस थमेगी। उसकी आंखें औरत की आंखों में जा धंसी। औरत कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर जोर से हंस पड़ी।
ठीक है, तो चलो खेल खेलते हैं, अब फैसला होगा मौत के खेल से। अचानक जमीन फट गई और उनके सामने मिट्टी का एक गोल अखाड़ा बन गया। उस गोल घेरे के बीच में तीनों खड़े थे। चारों तरफ पेड़ों पर लटके खोपड़ी के चेहरे चमकने लगे। वे सब एक साथ हंस रहे थे। खेल सकते रीत की औरत बोली, जो आखिर तक खड़ा रहेगा वही बचेगा, बाकी सब मेरी आत्माओं का हिस्सा बन जाएंगे। स्नेहा कांपते हुए बोली, नहीं, ये सब पागलपन है, हम दोस्त हैं, एक दूसरे को नहीं मार सकते। लेकिन आकाश के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने दबी आवाज में कहा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हम सब मर जाएंगे। ये खेल हमें खेलने ही पड़ेगा। स्नेहा ने उसकी आंखों में झांका और चीख पड़ी, आकाश, तुझे अपनी जान बचाने की पड़ी है, पर तू भूल गया कि कुणाल तेरे लिए जान देने को तैयार था। अचानक आकाश ने पास पड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और कुणाल पर वार करने ही वाला था कि स्नेहा बीच में आ गई। वार उसके कंधे पर लगा और खून निकल आया। वह दर्द से चीख उठी, अगर किसी को मारना है तो पहले मुझे मार, मैं अपने दोस्तों को मरते नहीं देख सकती। कुणाल ने जोर से चिल्लाते हुए लकड़ी खींच ली और आकाश को जमीन पर पटक दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। आकाश, तूने हमारी दोस्ती का गला घोंट दिया। औरत जोर से हंसी, हाँ, यही तो मैं चाहती थी, एक दूसरे का खून, एक दूसरे का दर्द, अब बलि पूरी होगी। लेकिन तभी कुणाल ने एक चौंकाने वाला फैसला किया। उसने खून से भीगे पत्थर को अपने ही सीने में घोंप लिया। स्नेहा चीख उठी, नहीं कुणाल, तू ऐसा मत कर। कुणाल ने हाँफते हुए कहा, अगर मेरी मौत से तू और आकाश बच सकते हो तो ये मौत मुझे मंजूर है। किसी दोस्त की जान मेरे हाथ से नहीं जाएगी। उसकी सांस टूट गई और जमीन पर उसका शरीर शांत हो गया। जैसे ही कुणाल की मौत हुई, पेड़ों पर लटकी खोपड़ियां फटने लगीं। जंगल में गूंज रही हंसी अचानक दर्द भरी चीखों में बदल गई। सफेद साड़ी वाली औरत ने दहाड़ मारकर कहा, नहीं, ये बल्ली मेरे मुताबिक नहीं हुई, मैंने खून मांगा था। पर उसने अपनी जान खुद ले ली और देखते ही देखते वह औरत धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। सिर्फ स्नेहा और आकाश रह गए। दोनों जमीन पर बैठकर कुणाल के निर्जीव शरीर को पकड़कर रोने लगे। कुणाल की लाश के पास बैठे आकाश और स्नेहा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। चारों ओर जंगल फिर से शांत हो चुका था, पर वह शांति भी डर से भरी थी। टूटे हुए पेड़ों की डालियां, जली हुई मिट्टी और खून की गंध हवा में घुली हुई थी। स्नेहा बड़बड़ाई, ये सब क्यों हुआ? आखिर उसने हमारे साथ ये खेल क्यों खेला? आकाश ने कांपती आवाज में कहा, हमें सच जानना होगा, वरना कुणाल की मौत बेकार जाएगी। कुणाल के शव के नीचे से एक लोहे का छोटा सा डिब्बा निकला। उस पर खून और मिट्टी चिपकी थी, जैसे सालों से जमीन में दबा हो। आकाश ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर से एक पुरानी चिट्ठी और एक काले धागे में बंधी हुई मंगलसूत्र निकली। चिट्ठी पर खून जैसे धब्बे थे, लेकिन अक्षर अभी भी पढ़े जा सकते थे। उसमें लिखा था, मैं गोवा के इस जंगल की श्रापित दुल्हन हूं। मेरे पति ने मुझे शादी की पहली रात इस जंगल में जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसे शक था कि मैं किसी और से प्यार करती हूं। मेरी चीखें इन पेड़ों में बस गईं। मेरी आत्मा हर साल बलि मांगती है, ताकि मैं उस धोखे और मौत का बदला ले सकूं। स्नेहा की रूह कांप गई। स्नेहा ने कांपते हुए कहा, तो वो औरत कोई चुड़ैल नहीं, वो तो धोखा खाई हुई दुल्हन थी। उसके अंदर सिर्फ बदले की आग बची है। आकाश की आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने कुणाल को क्यों चुना, हम सबको क्यों? तभी स्नेहा को कुछ याद आया। वो बार बार कह रही थी, धोखा धोखा। कहीं वो हमें उसी धोखे का हिस्सा तो नहीं समझ रही थी? अचानक चारों तरफ पेड़ों की डालियां फिर से हिलने लगीं। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। उसने तुम्हें चुना क्योंकि तुम वही थे जो उसने सहा था। दोस्ती में धोखा, प्यार में धोखा। उसकी रूह को वही दर्द चाहिए था जो उसने सहा। स्नेहा और आकाश एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में डर और हैरानी थी। हवा ने फिर रहस्य खोला। कुणाल ने अपनी मौत खुद चुनी। उसने दोस्ती के नाम पर बलिदान दिया, इसलिए उसका खून श्राप को तोड़ गया, क्योंकि यहाँ धोखा नहीं बल्कि सच्चाई और कुर्बानी हुई है। स्नेहा रो पड़ी। उसने कुणाल के ठंडे हाथों को पकड़कर कहा, तू मरकर भी हमें बचा गया। हमारे बीच की दोस्ती तूने मौत के आगे भी साबित कर दी।
चिट्ठी अचानक आग पकड़कर जलने लगी। मंगसूत्र भी राख में बदल गया। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन जाते जाते हवा में वही औरत की आवाज गूंजी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अभी भी कोई है जिसने सच्चाई छुपाई है, और जब तक वो सामने नहीं आएगा, ये जंगल और ये रास्ता मौत का खेल खेलता रहेगा। स्नेहा और आकाश सन्न रह गए। मतलब कुणाल की बलि ने उन्हें तो बचा लिया, लेकिन श्राप अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था। आकाश और स्नेहा दोनों थके और डरे हुए थे। उनके शरीर में अब हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन मन में सवालों का तूफान था। कुणाल की बलि ने उन्हें तो बचा लिया था, मगर औरत की आत्मा ने जाते जाते ये साफ कह दिया था, अभी भी सच्चाई अधूरी है, गुनहगार सामने आना बाकी है। जंगल के अंदर आगे बढ़ते हुए उन्हें एक टूटा फूटा मंदिर मिला। मंदिर की दीवारों पर राख और जलने के निशान थे, जैसे यहाँ किसी को जिंदा जलाया गया हो। स्नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये वही जगह है जहां उसे मारा गया था। दीवार पर खून से लिखे कुछ शब्द थे, मुझे धोखा सिर्फ पति ने नहीं दिया था, मेरे अपने ने भी साथ छोड़ा। आकाश ने दीवार को छूते हुए कहा, मतलब इस खेल में उसका पति अकेला नहीं था, कोई और भी था जिसने उसे धोखा दिया। स्नेहा अचानक कांपने लगी, उसकी आंखें भर आईं। आकाश ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कुछ पता है? स्नेहा ने धीमी आवाज में कहा, जब हम कॉलेज में थे मैंने कुणाल और उस औरत की कहानी पढ़ी थी। वो लड़की कोई साधारण नहीं थी, वो गोवा के एक बड़े घराने की बेटी थी। उसका नाम अन्विता था। आकाश हैरान रह गया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? स्नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने सोचा था कि ये बस एक लोक कथा है, एक अफवाह, लेकिन अब सब सच लग रहा है। अन्विता को सिर्फ उसके पति ने नहीं मारा था, उसके अपने भाई ने भी साजिश रची थी, क्योंकि वो उसकी दौलत का लालची था। अन्विता की आत्मा फिर सामने अचानक मंदिर के बीचों बीच आग जल उठी। तंबी अष्टकंडे से डिठ थी। उस आग से वही दुल्हन निकली, लाल लहंगे में, आधा जला हुआ चेहरा, आंखों से खून की धारा। उसकी चीख से पूरा जंगल हिल गया। तुमने सच छुपाया, मेरे अभी अपने ने ही मुझे बेचा, मेरे भाई ने ही मुझे मौत की आग में धकेला। स्नेहा घुटनों पर गिर गई। माफ करना, मैंने तेरी कहानी को हल्के में लिया, लेकिन अब मैं तेरी मदद करूंगी। तेरी आत्मा को न्याय दिलाने के लिए मैं सबूत खोजूंगी। आकाश ने जोर से कहा, अन्विता, अगर तेरा असली गुनहगार तेरा भाई है तो हम उसे सामने लाकर रहेंगे। तूने हमारी दोस्ती की बलि ली, अब हमें तेरा दर्द समझ में आता है। हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। दुल्हन की आंखों से खून बहना रुक गया, उसका चेहरा नरम हुआ। उसने धीरे से कहा, तुम्हें सच ढूंढना होगा, क्योंकि जब तक मेरा भाई सजा नहीं पाएगा ये जंगल खून मांगता रहेगा। दुल्हन ने राख से भरे मंदिर की दीवार पर हाथ रखा। वहां एक नाम उभर आया, अरविंद। स्नेहा और आकाश ने डर से एक दूसरे की ओर देखा। आकाश बड़बड़ाया, तो असली गुनहगार अन्विता का भाई अरविंद था। मतलब खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। जंगल में गहरी रात उतर चुकी थी। आकाश और स्नेहा दोनों थक चुके थे, मगर उनकी आंखों में अब एक ही मकसद था, अन्विता के असली गुनहगार को ढूंढना और उसका सच सामने लाना। आकाश ने मोबाइल नेटवर्क पकड़ने की कोशिश की, और जैसे ही हल्की सी रेंज आई, उसने नेट पर अरविंद गोवा 2005 सर्च किया। उसके हाथ कांप उठे जब उसने खबर पढ़ी। अरविंद कपूर, एक बिजनेसमैन, अपनी बहन अन्विता की शादी के तुरंत बाद अचानक गायब हो गया था। कहा जाता है कि उसने परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। स्नेहा की आंखों में डर तैर गया। मतलब वो आज भी जिंदा हो सकता है, या फिर उसकी आत्मा भी इसी जंगल में भटक रही है। आगे बढ़ते बढ़ते वे दोनों एक पुरानी हवेली तक पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर से सड़ांध की गंध आ रही थी। छत पर चमगादड़ उड़ रहे थे और हवेली के खंडहर में एक अनजानी खामोशी पसरी हुई थी। आकाश ने हिम्मत जुटाते हुए दरवाजा खोला। अंदर दीवारों पर अनगिनत तांत्रिक चिन्ह बने थे और बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा रखा था। स्नेहा ने कांपते हुए कहा, यही जगह है जहां अरविंद ने अन्विता को जिंदा जलाने की साजिश की थी। अचानक बक्सा अपने आप खुल गया और उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकला। सफेद दाढ़ी, लाल आंखें और हाथ में खून से सनी माला। उसकी आवाज खुरदरी थी, तो तुम दोनों आखिरकार यहां पहुंच ही गए।
हाँ, मैं ही हूं अरविंद। औरतों की जिंदगी का कोई मोल नहीं होता। मेरी बहन की मौत मेरे लिए सिर्फ दौलत का रास्ता थी। स्नेहा की चीख निकल गई। तू शैतान है, तेरी वजह से अन्विता की आत्मा आज तक चैन से सो नहीं पाई। अरविंद पागलपन से हंसने लगा। और आज उसकी आत्मा फिर से मेरे लिए खून मांग रही है। तुम दोनों ही उसकी बलि बनोगे। जैसे ही अरविंद ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारों से खून बहने लगा और चारों ओर चीखों की आवाज गूंजने लगी। अन्विता की आत्मा प्रकट हुई, आधी जली हुई दुल्हन, आंखों से खून की धारा और हाथ में आग का गोला। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अरविंद, तू मेरा खून है, लेकिन तूने ही मुझे मौत दी। आज मैं तेरे ही खून से अपनी आत्मा को मुक्त करूंगी। अरविंद ने अपने हाथ से लोहे का त्रिशूल उठाया और आत्मा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अन्विता की आत्मा ने आग का गोला फेंका और अरविंद की पूरी देह आग में जल उठी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों को हिला रही थीं। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। आकाश और स्नेहा ये सब देखकर कांप रहे थे। स्नेहा ने आंखें बंद कर लीं। अरविंद की देह राख में बदल गई और उसकी राख उसी बक्से में समा गई। अन्विता की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। उसका चेहरा पहली बार नरम पड़ा, जैसे वर्षों बाद उसे सुकून मिला हो। उसने आकाश और स्नेहा की ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने मेरा सच सामने लाकर मुझे मुक्ति दिलाई। अब ये जंगल खून नहीं मांगेगा। तुम्हारी दोस्ती अमर रहे। ये कहकर उसकी आत्मा एक रोशनी में बदल गई और आसमान की ओर चली गई। आकाश और स्नेहा दोनों बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो सुबह का उजाला था। जंगल अब शांत था। हवेली गायब हो चुकी थी। स्नेहा ने धीमी आवाज में कहा, यह सब सपना था या हकीकत? आकाश ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, शायद दोनों। लेकिन अब एक बात तय है, हम कभी उस रास्ते से नहीं गुजरेंगे जहां मौत की छाया रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, गोवा रोड ट्रिप हॉरर स्टोरी। एक ऐसी यात्रा जो दोस्तों ने मजे के लिए शुरू की थी, लेकिन जिसमें उन्हें मिला डर, धोखा और वो आत्माएं जो आज भी उन सुनसान रास्तों पर भटक रही हैं। कहते हैं ना, हर सफर का एक अंत होता है, लेकिन कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी किसी रोड ट्रिप पर ऐसा डरावना अनुभव किया है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही खौफनाक कहानियां और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हो सकता है अगली डरावनी कहानी आपकी हो।